गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में बीएससी भाग प्रथम प्राणी शास्त्र की कक्षा का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर वी.एन. पांडे आपको तृतीय प्रश्न पत्र प्राणी शास्त्र का पढ़ा रहा हूँ, डेवलपमेंटल बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी। इसमें पिछले लेक्चर्स में आपने गैमीटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया है, क्लेवेज पढ़ लिया है, ब्लेस्टुला और गैस्टुला के निर्माण की प्रक्रियाएँ आपने पढ़ ली हैं, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन भी आपने पढ़ लिया है। आज हम सेल डिफरेंशिएशन या कोशिका विभेदन का टॉपिक अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि एक जाइगोट होता है और उस जाइगोट के विभाजन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं और ऊतक बनते हैं और अनेक प्रकार के अंगों का निर्माण होता है, जिससे पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। इस शरीर में आप देखेंगे तो कोई तंत्रिका ऊतक है, कोई मांसपेशी की कोशिका है, कहीं पर बोन की सेल्स हैं, कहीं पर इंटेस्टाइन की सेल्स हैं और कहीं पर विभिन्न प्रकार की एंडोक्राइन सेल्स हैं, कहीं पर एक्सोक्राइन ऑर्गन्स हैं। अर्थात वैरायटी ऑफ टिश्यूज आर फॉर्म फ्रॉम वन जाइगोट। एक ही जाइगोट के विभाजन से बनने वाली कोशिकाएं अनेकों प्रकार के ऊतक बनाती हैं और जिन कोशिकाओं के रचना और कार्य में बहुत अंतर होता है। आप कल्पना करें कि एक सिंपल एपिथीलियम की रचना, कोशिका एपिथीलियल सेल की रचना और एक तंत्रिका कोशिका की रचना में कितना स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। इसी प्रकार से एक मांसपेशीय मसल सेल और एक ब्लड सेल की स्ट्रक्चर में आप देखें तो कितना फ़र्क है। ऐसा ही आप देखें तो वैरायटी ऑफ सेल, जितने प्रकार के ऊतक उतनी प्रकार की कोशिकाएं। हर प्रकार के ऊतक में कोशिका की रचना और कार्य बदल जाता है और ये सभी प्रकार की कोशिकाएं बनी हुई होती हैं उसी एक ही जाइगोट से। तो एक जाइगोट से बनी हुई विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अलग अलग रचना और कार्य के लिए विशेषता प्राप्त करना, विशिष्ट या स्पेसिफिकेशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को डिफरेंशिएशन या विभेदन कहते हैं। ये बड़ी रोचक बात है कि जाइगोट में जो डीएनए है वही डीएनए, क्योंकि जाइगोट का क्लेवेज माइटोटिक विधि के द्वारा हुआ था, किसी प्रकार का क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ था, कायज़मा फॉर्मेशन नहीं हुआ था। अर्थात जो डीएनए जाइगोट में था वही डीएनए उससे बनने वाली सभी कोशिकाओं में पहुंचा है। अब ये जो डीएनए जाइगोट से सभी कोशिकाओं में पहुंचा है, और जैसा हम जानते हैं कि सभी लक्षणों का नियंत्रण डीएनए के द्वारा होता है, तो अगर डीएनए सभी कोशिकाओं में एक ही है तो सभी कोशिकाओं के लक्षण भी एक होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं पर लंबी सी तंत्रिका कोशिका है जिसमें बहुत सारा उद्दीपन है, कहीं पर मांसपेशी की कोशिका है जिसमें संकुचन की क्षमताएं पाई जा रही हैं, कहीं पर पैंक्रियास की कोशिका है जो एंजाइम बना रही है, हार्मोन बना रही है, और कहीं पर बोन की कोशिकाएं हैं जो कैल्शियम डिपॉजिट कर रही हैं। तो एक आप देखेंगे कि भले ही डीएनए सब में एक हो, लेकिन सबकी रचना अलग अलग है, सबके कार्य अलग अलग हैं, सबके बायोकेमिकल फंक्शंस भी डिफरेंट हैं। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा ये होता है उसे हम सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। प्रश्न ये है कि एक ही प्रकार का डीएनए, समान डीएनए सभी कोशिकाओं में होते हुए ये कैसे हो जाता है कि हर कोशिका में लक्षण भिन्न भिन्न उत्पन्न हो जाते हैं, जबकि हमने यही पढ़ा हुआ है कि डीएनए के द्वारा ही समस्त लक्षणों का निर्धारण होता है। तो इसको समझने के लिए कि कैसे ये होता है, हमें देखना पड़ेगा सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कहना है कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए बनेगा, अर्थात डीएनए के जो कोड होंगे उन कोड के आधार पर आरएनए का निर्माण होगा, और जो आरएनए होगा उसका ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन का निर्माण होगा। अर्थात जो आरएनए पर कोड बने हुए होंगे उन्हीं कोड की सहायता से हम निश्चित अमीनो अम्लों की श्रृंखला की प्रोटीन प्राप्त करेंगे। तो ये जो आपने सेंट्रल डोग्मा देखा, ये एक बात हो गई कि सेंट्रल डोग्मा डीएनए से लेकर के प्रोटीन के निर्माण तक के जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं उनको बताता है, स्टेप्स बताता है। अब प्रश्न ये होता है कि ऐसा कैसे हुआ कि जब वही डीएनए है, वही जीन है, तो
प्रोटीन के निर्माण तक अंतर कैसे आया। दूसरी बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी इसी के साथ कि एक कभी कॉन्सेप्ट आई थी वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट यह है कि कोशिका के सभी प्रकार के लक्षण विशिष्ट एंजाइम्स के द्वारा डेवलप होते हैं, तैयार होते हैं। हम जानते हैं कि जो एंजाइम है ये प्रोटीन है और जो भी जीन है वो अपना प्रभाव एंजाइम्स के माध्यम से उत्पन्न करेगा। विशेष प्रकार का एंजाइम उत्पन्न करेगा जीन, और उस विशेष प्रकार के एंजाइम के द्वारा कोशिका की विशेष प्रकार की मेटाबॉलिक क्रियाएं प्रेरित की जाएंगी या रोकी जाएंगी, और जिसके परिणाम स्वरूप कोशिका का विकास भिन्न अवस्था में हो जाएगा। जिस प्रकार के उसमें एंजाइम बनेंगे उसी प्रकार से उस कोशिका का विकास होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट याद रखनी है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन ही एंजाइम होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, कोशिका के सभी लक्षण एंजाइम के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। ये दो बातें याद रखनी है। अब क्योंकि समान डीएनए भिन्न भिन्न लक्षण उत्पन्न कर रहा है भिन्न भिन्न कोशिकाओं में, इसलिए देखना होगा कि क्या होता है डीएनए में कि भिन्न भिन्न कोशिकाएं भिन्न भिन्न लक्षण उत्पन्न करने लगती हैं। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट आई है वो ये है कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है, अर्थात डीएनए से आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया के स्तर पर विशिष्ट प्रकार के आरएनए बनाए जाएंगे जो विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो पहला स्टेप जहाँ से डिफरेंशिएशन हो सकता है वो है ट्रांसक्रिप्शन, अर्थात आरएनए के निर्माण का नियंत्रण, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का नियंत्रण, ये पहली बात है। इसमें क्या होता है कि सभी जीन ट्रांसक्राइब किए जाएं, सभी डीएनए के हिस्से को आरएनए बनाया जाए, ये जरूरी नहीं है। अलग अलग कोशिकाओं के अलग अलग डीएनए के पार्ट से आरएनए बनाया जाएगा, और जैसा आरएनए बनेगा वैसा ही एंजाइम्स बनेंगे, और इस तरह से अलग अलग कोशिकाओं का प्रकृति परिवर्तित हो जाएगी, अलग अलग बन जाएगी। प्रश्न ये उठता है कि कैसे नियंत्रित होता है कि डीएनए का ये हिस्सा ट्रांसक्राइब किया जाए या दूसरा हिस्सा ट्रांसक्राइब किया जाए। तो इसके लिए एक विशेष प्रकार के प्रोटीन देखे गए जिनको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम की कुंडली बनाने में, डीएनए को कुंडलित रूप देने में, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को कुंडलित रूप देता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन करवाता है, जो लंबा धागा है उस धागे को कुंडली बनवा करके छोटा कर देता है। और यही हिस्टोन प्रोटीन ही माना जाता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को नियमित करता है। जहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन घेरे रहेंगे, आपने कोशिका सेल बायोलॉजी वाले पेपर में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियोसोम की कॉन्सेप्ट होती है, और उसी कॉन्सेप्ट में आपने हिस्टोन प्रोटीन के बारे में भी पढ़ा होगा। तो जहाँ हिस्टोन प्रोटीन घेरे रहेंगे डीएनए के स्ट्रैंड को या धागे को, वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया नहीं हो पाएगी। अर्थात ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया करने के लिए आवश्यक है कि हिस्टोन प्रोटीन को डीएनए से अलग किया जाए ताकि वहाँ ट्रांसक्रिप्शन की क्रियाएं हो सकें। तो इसका अर्थ ये हुआ कि डीएनए का लंबा फाइबर है, उसके अलग अलग भागों के हिस्टोन प्रोटीन को हटा करके वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन कराया जाता है। जिस कोशिका को जिस प्रकार का स्ट्रक्चरल या केमिकल डेवलपमेंट होना है वो उसी प्रकार का जो जीन होगा उस जीन को सक्रिय करेगा। और जीन के इस सक्रियकरण के लिए जरूरी है कि हिस्टोन प्रोटीन को अलग किया जाए डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन के लिए, जिससे तैयार किया जा सके। अब प्रश्न उठता है कि कौन इस हिस्टोन प्रोटीन को अलग करता होगा। तो इसके लिए 2-3 तरह की व्यवस्थाएं पाई गई हैं। आपने पीछे पढ़ा था इंडक्शन की प्रक्रिया, जो इस पर डिपेंड करती है कि कोशिका कहाँ स्थित है। अगर कोशिका
डॉर्सल लिप के बाहर स्थित है तो न्यूरल प्लेट बनाने जा रही है। आर्केंटरान के ऊपर है तो नोटोकॉर्ड बनाने जा रही है। और इस तरह से अगर नेत्र के भाग में है तो लेंस बनाने जा रही है, ऑप्टिक कप पर है तो इस तरह से जो बगल की कोशिका है वो किसी कोशिका को प्रेरित कर सकती है भिन्न प्रकार के या किसी विशेष प्रकार के विकास के लिए, जो कि इंडक्शन कहलाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऑफ द सेल, कोशिका किस वातावरण में स्थित है, कहाँ पर है, इसके आधार पर उसका डिफरेंशिएशन होगा। इसका अर्थ ये भी हुआ कि जो बगल की कोशिका है उसने कुछ ऐसे रसायन सिक्रीट किए, कुछ ऐसे सिग्नल भेजे, ऐसे संकेत भेजे जिससे विशेष प्रकार के भाग में, डीएनए के विशिष्ट भाग में हिस्टोन हट गया और उसका ट्रांसक्रिप्शन हो गया। एक तो ये हो गया कि सराउंडिंग्स या एनवायरनमेंट ऑफ द सेल, कहाँ पर कोशिका स्थित है, इस पर डिपेंड किया। दूसरा, साइटोप्लाज्म। स्वयं उस कोशिका का साइटोप्लाज्म इस प्रकार के फैक्टर्स का निर्माण करता है जो हिस्टोन को एक्टिवेट या इनएक्टिवेट कर सकें। इसका बहुत अच्छा प्रमाण आप पाएंगे जो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक जिसके द्वारा डॉली भेड़ बनाई गई थी। न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक क्या है कि किसी सामान्य कोशिका में न्यूक्लियस बदल दें, मान लीजिए दूसरी कोशिका का न्यूक्लियस डाल दें, तो ये जो मूल कोशिका है जिसका साइटोप्लाज्म लिया है, कोशिका का विकास उसी रूप में होगा जिसका साइटोप्लाज्म है। जिस कोशिका से न्यूक्लियस लिया है उस रूप में इसका विकास नहीं हो पाएगा। तो इसका अर्थ ये हो गया कि कोशिका का साइटोप्लाज्म भी प्रभावित करता है न्यूक्लियस के। इसका अर्थ ये हुआ कि कोशिका का साइटोप्लाज्म भी प्रभावित कर सकता है कि किस प्रकार से न्यूक्लियस के डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन किया जाएगा और आगे कौन से एंजाइम्स बनेंगे। तो ये पहला लेवल है ट्रांसक्रिप्शन लेवल, जहाँ से डिफरेंशिएशन को नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा लेवल इसका होता है ट्रांसलेशन लेवल। ट्रांसलेशन लेवल पर भी ये निर्धारित हो सकता है कि कौन कौन से अमीनो अम्लों को किस श्रृंखला में, किस क्रम में रखा जाए प्रोटीन का निर्माण करने के लिए। और इस तरह से ट्रांसलेशन लेवल पर भी विशिष्ट प्रोटीन के निर्माण को प्रेरित किया जा सकता है। और तीसरी जो अगली स्थिति आती है वो है पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंज। होता क्या है कि जब ट्रांसक्रिप्शन होकर के मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में पहुंचता है तो सबसे पहले उस एमआरएनए में भी कुछ न कुछ प्रोसेसिंग की जाती है। उसके कुछ भाग हटाए जा सकते हैं, कुछ भाग डिलीट किए जा सकते हैं। अर्थात जो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस ने बनाया था, डीएनए ने बनाया था, उसमें भी साइटोप्लाज्म में जा करके परिवर्तन होते हैं और इससे इस परिवर्तन के कारण भिन्न प्रकार का प्रोटीन या एंजाइम बन सकता है। तो ये था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज। एक चेंज होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंज। मान लीजिए प्रोटीन का श्रृंखला पॉलीपेप्टाइड चेन बन भी गया, तो बनने के बाद भी उसमें से उसकी स्लाइसिंग की जा सकती है, कुछ भाग काट करके हटाए जा सकते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटीन की प्रकृति बदल सकती है। और इसके कारण भी जो कोशिका बनेगी उसमें एंजाइम भिन्न प्रकार के बनेंगे और जैसे एंजाइम बनेंगे वैसा ही कोशिका का डिफरेंशिएशन होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल या ट्रांसलेशनल लेवल और पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल, ये सभी अवस्थाएं हैं जो सेल डिफरेंशिएशन को प्रभावित करती हैं और ये वो सभी अवस्थाएं हैं जो प्रोटीन निर्माण को प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार से
ये डिफरेंशिएशन की बात है। अब सामान्य तौर पर जो सेल डिफरेंशिएशन है ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का अर्थ है कि एक बार कोशिका डिफरेंशिएट हो गई तो वो सामान्य प्रक्रिया के द्वारा सामान्यतया फिर से वो ब्लास्टोमर्स में या जाइगोट में नहीं बदल सकती। वो जिस स्पेशलाइज्ड कोशिका का स्ट्रक्चर या फंक्शन प्राप्त कर चुका है वो उसी स्पेशलाइजेशन में रहेंगे। वो फिर से वापस सामान्य जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है नहीं बनाएंगे। लेकिन जहाँ रीजनरेशन होता है, टूटे फूटे अंगों की रिपेयर होती है, वहाँ देखा गया है कि डिफरेंशिएटेड सेल्स डी डिफरेंशिएट हो जाती हैं, अर्थात उनका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है और वो फिर से विभाजन होनी शुरू हो जाती हैं और फिर से उनका रीडिफरेंशिएशन होगा, पुनः डिफरेंशिएशन होगा। इसी प्रकार से जो कैंसरस सेल्स हैं वहाँ भी डी डिफरेंशिएशन हो सकता है सेल्स का और वो फिर से जो ब्लास्टोमेरिक प्रकार की कोशिकाएं हैं उस प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकते हैं। तो एक ये पता लगा कि सामान्यतया ये इरिवर्सिबल होता है, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ये रिवर्सिबल क्रिया हो सकती है, सामान्यतया नहीं होगी। जो कोशिकाएं डिफरेंशिएटेड नहीं होती हैं उनको स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल्स वो कोशिकाएं होती हैं जिनको किसी भी कोशिका में डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, तो इनका डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ये टोटीपोटेंट कोशिकाएं कहलाती हैं। इसी प्रकार कुछ कोशिकाएं होती हैं जो डिफरेंशिएट तो होती हैं लेकिन विभाजन के बाद कोशिकाओं का एक समूह वो सेमी डिफरेंशिएटेड अवस्था या अनडिफरेंशिएटेड अवस्था में रखे रहते हैं। कुछ कोशिकाएं विभाजन के बाद डिफरेंशिएट होगी और उन्हीं का कुछ जो उसी लाइन की कोशिकाएं हैं वो बिना डिफरेंशिएट हुए भी रह जाएंगी। तो ऐसी कोशिकाएं जो प्लूरिपोटेंट कोशिकाएं कहलाती हैं। ये कई प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती हैं लेकिन सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर सकती। और जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं वो सामान्यतया विभाजित होंगी भी तो अपने ही जैसी डिफरेंशिएटेड सेल ही बनाएंगे, वो ब्लास्टोमरिक सेल का निर्माण नहीं करेंगे। तो बच्चों ये डिफरेंशिएशन की बात हुई, किस तरह से डिफरेंशिएशन के द्वारा विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। आगे जब हम स्टेम सेल और रीजनरेशन की बात करेंगे तो इन पर और चर्चा होगी। थैंक यू बच्चों।